कि 1857 के पहले और बाद में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का योगदान क्या, या उसकी पहले या उसके बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या है, लोगों ने क्या क्या भागीदारी निभाई है और क्या क्या चीज़ें की है, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और पीछे जो पढ़ाया गया था उसके विषय में कुछ ही कोई प्रॉब्लम क्या कोई बात नहीं सर, मेरा फाइल बंद नहीं है, नहीं रहेगा, नहीं चलेगा। तो आज आपके टॉपिक भी यही है, 57 से पहले और 1857 के बाद उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब योगदान क्या है। इसी पे आज हम उसी परिवेश में चर्चा करेंगे और इसी पे जो है जो इम्पोर्टेंट संबंधित जो चीज़ें होंगी मैं उसको आपको नोट भी कराऊंगा। तो शुरू किया जाता है। भाई कैसे रहेगा अब जो है आपका टॉपिक है इसको मैकेनाइजेशन में क्रॉस के सर क्रॉस के बगल में चलिए आज का जो आपका जो है टॉपिक है जिस पे हम लोग जो है उसका डायग्राम बनाएंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश का 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का योगदान क्या रहा, क्रांतिकारियों का योगदान क्या रहा। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग समझेंगे और उसके विषय में जो है लिखेंगे। तो पहले हम लोग उसका डायग्राम बनाते हैं, क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। आपका जो है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का क्या योगदान था, है ना। तो उसी विषय में जो है या संघर्ष में जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष आप देखी है, उसमें जो है क्रांतिकारियों की योगदान की बात की जा रही। तो इसमें आप 1857 का जब विद्रोह पढ़े थे तो उसमें किनकी भागीदारी थी उत्तर प्रदेश से जो संबंधित रहे, कुछ नाम याद आ रहा होगा, जैसे कुछ नाम बताइए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, काका टोपे, नाना साहब, ये सारे नाम थे कि नहीं। उन्हीं को हम लोगों को क्या करना है, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद अली, इन लोगों का जो है हसन मोहानी, तो इन लोगों के जो है इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इन्हीं लोगों के विषय में हम लोग क्या करना है, चर्चा भी करनी है। क्योंकि क्वेश्चन भी आपका जो टॉपिक है वो भी ये कह रहा है 1857 के विद्रोह, मतलब 1857 से पहले और 1857 के बाद की बात की जा रही है। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश से ही वो चीज़ें संबंधित हों। जैसे बहुत लोगों का योगदान रहा, बहुत क्षेत्रों का योगदान रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों का किसका योगदान रहा, हमें केवल उसी के परिप्रेक्ष्य में देखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के पत्रकार, उनका योगदान था क्रांतिकारियों का। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रांतिकारियों का प्रथम चरण एवं क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपने देखा कि असहयोग आंदोलन 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद आपने देखा, और 1920 के बाद देखा, और उसके बाद की घटनाओं को देखा। तो उस समय क्या क्या चीजें हो रही थी, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो है
हमें ये देखना है कि क्या क्या उन लोगों ने उस आंदोलन में मतलब 1857 के संघर्ष में क्या भूमिका किस क्षेत्र में निभाई है और उसका उन्हें कितना प्रभाव जो है, कितना उसका क्षेत्र में प्रभाव था और कितना जो है अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित लोगों को लाभ था और कितना ब्रिटिश के लिए जो है दिक्कत पहुंची थी। उस समय जब आप 1857 का आंदोलन जब पढ़ रहे थे, संघर्ष पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारे कारण को पढ़ा होगा कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, तात्कालिक कारण, प्रशासनिक दोष मतलब प्रशासनिक समस्याएं क्या थी, इन सारी चीजों का चर्चा आप लोगों ने 1857 के विद्रोह में किया। और आपका टॉपिक भी उसी से संबंधित जो रिलेट कर रहा है कि 1857 के पहले और 57 के बाद में क्रांतिकारियों का उत्तर प्रदेश में क्या योगदान था। तो उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी जो होंगे उन्हीं के विषय में हमें चर्चा करनी है। जैसे कि अभी हमने कई नाम बताए, तो उन्हीं नामों को हम लोग यहाँ लिख भी लेते हैं, उन्हीं नामों को लिखेंगे भी। ये आपके जो है ये सारे नाम है रानी लक्ष्मीबाई, नामा साहब, टाटिया टोपे, मोहम्मद अली, शौकत अली, राम मनोहर लोहिया, स्वामी शारदानंद सरस्वती। शंकर विद्यार्थी, ये सारे नाम आपके जो हैं। और भी कोई नाम है? मंगल पांडे का है, लेकिन वो कह सकते हैं मंगल पांडे को, लेकिन वो 1857 से पहले के वन जो है मंगल पांडे को आप लिख लीजिए। हसरत मोहानी, मतलब पहले का मतलब कि इतने सारे जो है आपके जो है संबंधित व्यक्ति थे। बाकी और भी जो है छोटे मोटे जो चर्चित नाम है, हमें केवल उन्हीं पे ध्यान देना है जो कि सब संख्या में क्या है 125 और 200। ये भी तो देना है कि अगर आप लिखोगे तो कुछ एक लाइन तो उनके विषय में तो डालोगे ही, तो इतने पे ही अगर आप जो है अगर 20-20 शब्द करें तो भी क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है कि इन सारे नामों को कुछ को क्या करना है, इस डायग्राम को याद कर लीजिए, बाकी जो है आपका आंसर क्या हो गया, बन गया। लिख लीजिए। और किताब आप जो पढ़ाया गया तो किताब बंद रखिए, घर पे जाके किताब खोल के पढ़िएगा, नहीं ना किताब का काम आएगा और नहीं ये काम आएगा, है ना। किताब को पढ़ने के लिए बहुत समय है।
एक नाम बहुत चर्चित है, वो क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उत्तर प्रदेश में एक नाम बहुत चर्चित है, जो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना भी की थी, चित्तू पांडे। नाम याद आया कि नहीं आया? चित्तू पांडे को भी यहाँ मेंशन कर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने बलिया में क्या किया था? समानांतर सरकार की स्थापना की। मिदनापुर में भी हुई थी, और कहाँ हुआ था? सतारा में भी हुआ था। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र। आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, जो करिए ठीक से करिए, कि जितना पढ़िए उतना कम से कम ठीक से पढ़िए। रेडियो का संचालन कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वाइट मूवमेंट 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। गांधी गांधी आंदोलन का ये अंतिम आंदोलन था। अभी हम इसके विषय में थोड़ा थोड़ा लिखा भी देंगे, लेकिन पहले ये चीजें तो देख लें कि ये चीजें क्या क्या हमें अपने दिमाग में, बस केवल जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन पहुंचता है तो आपको केवल इतने ही चीजों में, ऐसा नहीं कि सारे नाम आपको याद हो, 6-7 याद हो, 5-6 याद हो, तब भी आपका काम चल जाएगा, है ना? ऐसा नहीं कि जितना हमने लिख लिया उतना आप पूरा ही जो है A to Z आपको याद ही हो तभी आपका काम चलेगा। अरे उसमें से 6-7 पॉइंट भी याद होंगे तब भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि हम कर देंगे बेहतर। अगर ये डायग्राम बना पाए तो बना भी दीजिएगा। अगर इसको क्वेश्चन पूछता है अगर ये बना पाए तो बना दीजिएगा। भले आप लिखने में 200 शब्द कह रहा है, 150 शब्द ही लिख दीजिए। समझ रहे हैं? अच्छा सर, ये बनाने के बाद लिखने के बाद में फिर थ्योरी के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। ये बनाने के बाद आएगा ना, मतलब बनाने के बाद में एक डेफिनेशन के साथ में लिखा जाएगा। ये देखिए जितना कि आप बहुत ज़्यादा डेफिनेशन उसमें चली जाएंगी तो आपकी सब संख्या भी तो ध्यान देना है। हमें उनके विषय में, क्योंकि उनका योगदान क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता जैसे आप BA में लिखते हैं तब हमारे पास स्पेस है लिखने का तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है। हमें तो क्या करना है, 200 और जो आपको 125 शब्द में लिखने हैं, तो 125 शब्द कितना होगा? 125 शब्द में आधा पेज, 200 शब्द एक पेज, जो आपकी फोटोकॉपी के पन्ने आते हैं एक पेज बहुत है, उतना ही आपको लिखना है। और ऐसा नहीं कि 200 शब्द कह रहा है तो आपको 200 शब्द ही लिखने हैं। 180 से लेकर के वो 220 तक, मैक्सिमम 10-20 शब्द आप आगे बढ़ जाइए और 10-20 शब्द कम पे भी छोड़ दीजिए तो आपका आंसर कंप्लीट है। अब ऐसा नहीं कि पता चला 200 का पूछा आप 150 शब्द लिख रहे हो, 140 लिख रहे हो, तो आंसर इस रूप में इनकम्प्लीट है। 125 का पूछ रहा है तो आप कह रहे हैं 80 शब्द लिख दें, तो इससे काम नहीं चलेगा। 10-15 शब्द का आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे जो है आपके आंसर राइटिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना आपके मार्क्स में पड़ेगा। बस ये है कि हमें मेंशन क्या करना है उस क्वेश्चन में और दिखाना क्या है।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को दिखानी है। ये नहीं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है तो हम लिख कुछ रहे हैं, तब हमारे जो है लिखने का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए और आप जो है उस अनुसार पर मार्क्स आप लोग कहीं किसी को कोई तो लिखाएं। बाकी इससे इतने नामों से चिर परिचित सभी लोग, ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे, पहली बार नाम नहीं सुन रहे, इतिहास जब से पढ़ रहे हो, जब से सुन रहे हो, तब से जान रहे हो। तो अभी लिखा देंगे, अभी आप क्या करेंगे, अभी लिखाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारियों का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में ये होना चाहिए जो है उसको क्या कर लीजिए, ये क्रांतिकारियों का योगदान जो है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे लोगों का क्या योगदान है ना। तो नोट कर लीजिए बात। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारी के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, बस उसको जो है डैश करके छोड़ दिए। मतलब ये रहा कि आपको करना क्या है ना, उसके नीचे से जो है आप लिखिए उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है, और भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की भूमि ने या उत्तर प्रदेश की धरती ने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में, स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में अनेक महान व्यक्तित्व दिए, अनेक महान व्यक्तित्व दिए हैं। जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आंदोलन के लिए अपने निजी जीवन का बलिदान कर दिया। जिनमें से कुछ क्रांतिकारियों का योगदान निम्नलिखित है। नीचे करके नीचे से मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, तात्या टोपे, नाना साहब, मौलवी लियाकत अली,
ताकत दी। बेगम हजरत महल वक्त था आदि वक्त था। आदि ने 1857 की आदि ने 1857 की महान क्रांति में 1857 की महान क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। फिर अगले स्टेप में लिखिएगा मौलाना मोहम्मद अली तथा मौलाना शौकत अली इस आंदोलन में शौकत अली ने इस आंदोलन में मुस्लिमों का नेतृत्व किया तथा उन्हें आंदोलन से जोड़ा। मतलब कि जिससे क्या है कि इसमें पूरा ऐसा नहीं कि इसमें केवल एक जात विशेष का हो, जैसा कि अंग्रेज क्या कह रहे थे कि जो है पहले जो है गांधी जी के पहले आपने देखा होगा कि जन आंदोलन नहीं था। जब असहयोग आंदोलन आपको पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया होगा कि ये पहला जन आंदोलन। अब यहाँ क्योंकि उससे पहले क्या था, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उससे पहले छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर के क्या विद्रोह और सारी चीजें हो रही थी। जबकि 1857 का विद्रोह एक बड़ा विद्रोह के रूप में हुआ था जो आपने देखा। लेकिन जन आंदोलन क्यों? गांधी जी के समय में ही जन आंदोलन हुआ, उसके पहले भी जन आंदोलन हो सकता था। तो कोई न कोई कारण रहा होगा कि गांधी जी ने उसको जन आंदोलन के रूप में क्या किया, बदल दिया। तो उसके पहले लोग क्यों नहीं बदल पाए? पहले भी जो है मतलब ऐसा है कि गांव-गांव जाके लोगों को जोड़ा गया, पहली बात है। दूसरी बात, इससे पहले के जो आंदोलन हुए, जो गाँव में जो लोग रहते थे उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं था। ग्रामीण जो इलाका था उस समय जैसे कि 1857 की क्रांति थी, अब अंग्रेज उनके लिए क्या करते थे, क्योंकि वो पहले से भी रेवेन्यू देते आते थे, मान लेते काम इंसान उससे पहले भी रेवेन्यू देता था, ऐसा नहीं था नहीं देता था। अंग्रेज आए उन्हें भी तब भी रेवेन्यू देना पड़ता था, तो उनके वो खास नहीं। लेकिन ये जैसे बेगम हजरत महल है, नाना साहब है, रानी लक्ष्मीबाई, अब इनका अगर शासन छीना, अगर इनकी गद्दी गई तो उन्होंने एक जो है इसके विरोध में किया। देखिए यहाँ थोड़ा हम आपके पॉइंट में आप सही कह रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर करेंगे। देखिए उस समय क्या था कि जो हमारे यहाँ के जो शासक या नवाब होते थे या मुगल बादशाह होते थे, वो लोग क्या करते थे कि अगर हमसे टैक्स ले रहे थे तो हमारे लिए कुछ काम भी कर रहे थे और वो हमारे देश में ही लग रहा था। लेकिन अंग्रेजों की जो पॉलिसी आई वो क्या कर रहे थे कि हमारे देश से ले करके उसको क्या कर रहे थे, ब्रिटेन को इम्पोर्ट कर रहे थे। और यहाँ हमारे भारतीय जनता को क्या, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या यहाँ से धन ले जा करके फिर वही जो है उसको मैन्युफैक्चर में करके हमारे यहाँ भी क्या कर रहे थे, पुनः जो है उसी को बेच रहे थे। तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके प्रतिदान में हमें क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो आपने जो कहा कि वो भी टैक्स ले रहे थे और ये भी ले रहे, लेकिन दोनों में आपने पढ़ा होगा अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। आपने देखा कि उसमें क्या था, अस्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस के समय में आया,
और महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, तो इन सब में क्या था? किसानों का शोषण ही हुआ। इसमें जो है वो चरम पे हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और लेकिन उसके पहले का जो आप देखोगे जिस प्रकार से बारिश होती है, तो वो बारिश पुनः जो है यहीं से पानी लेकर के और इसी के धरती पे क्या हो रही है? बारिश हो रही है, जिससे यहाँ की भूमि और फसल और हरियाली क्या हो रही है? हरी भरी। लेकिन अंग्रेजों के समय में ये जो ये अंतर आपने देखा, वो क्या कर रहे थे कि यहाँ से ले जा करके जो बारिश कराना था, जो फसल के रूप में जो कुछ मिलना चाहिए था भारत को, वो भारत को न मिल करके किसको मिला? उनके देश को मिला। बात समझ आ रही है? कहीं दिक्कत? बाकी आप ठीक कह रहे हैं, सारी बातें आप ठीक कह रहे हैं, बस यही इतना थोड़ा अंतर था जिसको मैंने। तो आम जनता जो थी वो क्यों मतलब कि नहीं जुड़ पाई गांधी से पहले और बाद में? वही चीज तो मैं कह रहा था कि आप लोग पढ़ के आए हैं, अगर बताइए क्यों नहीं जुड़ पाई? वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। आपने देखा होगा 8 मिनटों जो आया था फूल कालो राज को निहित कर करने बंगाल का डिवाइडेशन भी कर दिया था ना। ऐसा कई सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें मतलब आम जनता को जोड़ा होगा, ऐसे नेता हो सकते हैं, समाचार पर जोड़ सकता है, लोगों में बढ़ के शिक्षा हो सकती है। शिक्षा का भी तो प्रसार 1857 के बाद ही हुआ, जैसे आप देख रहे हैं 1854 1854 में जो है 1813 के चार्टर एक्ट में नहीं है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना 1854 के बाद जो बढ़ा, क्योंकि 1854 को जो है वो कहा जाता है मैग्ना कार्टा वो कहा जाता है। उसके बाद ही 3 जो है आपके विश्वविद्यालय स्थापित हुए 1860 1859 में था 57 हाँ 57 में आपके 3 विश्वविद्यालय जो है, और उससे पहले विश्वविद्यालय के तर्ज पे भारत में जाके स्थापित। और जबकि इससे पहले जो बेटी की जो शिक्षा वो फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले की लॉर्ड मैकाले की जो थी वो भी नहीं शिक्षा देना चाहती थी, पर जो शिक्षा का प्रसार था तो ये हुआ। देखिए यहाँ हमारा पॉइंट ये नहीं, हमारा केवल इतना मतलब है कि केवल हम जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो डाइवर्जन हो जाएगा, क्योंकि आप इससे पूरा उस पर डिस्कशन करना है, क्योंकि हम यहाँ क्रांतिकारियों के योगदान की बात कर रहे हैं और यहाँ हम पूरे आंदोलन बस केवल हमारे कह रहे हैं जन आंदोलन का मतलब कि समूह क्षेत्र सभी जाति वर्ग विशेष सबकी भागीदारी हो। जब तक अगर सबकी भागीदारी नहीं होगी तब तक ये जन आंदोलन की जो क्राइटेरिया जो मानक होता है उस पर खड़ा होता है। इसके पहले क्या था? क्षेत्र विशेष का आंदोलन था। मैं पहले भी कह रहा कि क्षेत्रीय आंदोलन पहले से होते हैं, जनजातीय आंदोलन होता रहा, किसान आंदोलन होता रहा, तो दक्कन का विद्रोह हुआ, आप देख रहे पावना का विद्रोह हुआ, खासी विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, ये सारे विद्रोह, संथाल विद्रोह हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए। लेकिन ये क्या थे? क्षेत्र विशेष थे। लेकिन ये जन आंदोलन क्या था? एक व्यापक परिदृश्य लेके आया। और उस समय अगर आप उस समय के परिदृश्य पे ध्यान देंगे तो उस समय खिलाफत आंदोलन जो था मुस्लिमों का, उसमें तुर्की का जो कमाल पासा होता था धार्मिक, मुस्लिमों के धार्मिक नेता के रूप में वो स्थापित था, वो मुस्लिम कंट्रियां उसको क्या कर रही थी? लेकिन जब ये हुआ प्रथम विश्व युद्ध, कोल्ड वार जब चल रहा था 1914 से 1918 का, उस समय ये कहा गया था कि जो है कमाल पासा के ऊपर किसी प्रकार की ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने वो युद्ध समाप्त होने के बाद क्या किया? डंडा चला दिया। और उसी की प्रतिक्रिया में जो है खिलाफत आंदोलन आपकी इंडिया में गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज आज तक एक वर्ग विशेष और हिंदू मुस्लिम की बात करते आ रही है। पार्लियामेंट उसके पहले 1909 की बात है, आपने देखा सेपरेशन फिर तक 1909 का अधिनियम आपने देखा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। आपने पढ़ा होगा वहाँ पृथक निर्वाचन की बात की गई। लेकिन यहाँ भी ये चीज गांधी जी ने क्या किया? उसके पहले जन आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर, पहले क्या था? क्षेत्रीय स्तर पर तिलक में आपने देखा होगा वो आंदोलन में कि प्रांतीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा को तिलक ने कहा कि आप क्या करिए? बढ़ाइए, क्षेत्रीय भाषा को क्या कीजिए? प्रसिद्ध दीजिए, अपनी भाषा में उन बातों को करिए। लेकिन उस भाषा के आधार पर प्रांत की बात की जा रही है, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी ने जब आया तो गांधी जी ये देखे कि इस समय मुसलमानों पर भी क्या करेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम उनको समर्थन देते हैं तो जो आज तक जो फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों की नीति है, हम इनको अपनी आंदोलन में क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, ला सकते हैं, मुस्लिमों का भी क्या कर सकते हैं? सहयोग ले सकते हैं। और वही एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। वहीं से गांधी जी ने सभी लोगों को ला करके एक मंच पे खड़ा कर दिया और वहीं से जन आंदोलन की धारा बन गई।
ये इसकी पृष्ठभूमि। बात समझ आ रही है? हमें ये देखना है कि हमें कम से कम चीजों को और उसके रिकॉर्डिंग कराना, हमें फैला एक्सप्रेशन नहीं करना, हमें उसके मूल बिंदुओं को देखना। बात समझ आ रही है? अब बात समझ आ रही है? तो आइए देखिए इसके आगे। गाजीपुर जिले के स्वामी सहजानंद सरस्वती लिखा तो है अभी आप लोगों ने। सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कर किसानों को ब्रिटिश नीतियों के विरोध में के लिए संगठित किया। अगले स्टेप में लिखिएगा राम मनोहर लोहिया। देखिए लिखने को भी सीखिए कि कैसे कैसे हम सबके विषय में हल्का हल्का लिख रहे थे, क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, उस शब्द संख्या को ध्यान में रखते क्या करना है, सबके विषय में चीजों को देना है। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन किया। गुप्त रेडियो मतलब छुपे रूप से, चोरी रूप से, उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, गुप्त रेडियो का संचालन किया। हसरत मोहानी, अगले स्टेप, हसरत मोहानी लिखा हुआ है। हसरत मोहानी जो एक उर्दू के शायर थे, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोगों को दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोगों को दिया। अगले स्टेप लिखिए चिट्टू पांडे जिन्हें बलिया का बाघ भी कहा जाता है। बलिया का बाघ, टाइगर। ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध
बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की। बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकार के रूप में, गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकार के रूप में स्वतंत्रता की अलग जगाने का कार्य किया। स्वतंत्रता की अलग जगाने का कार्य किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे लिखिए अगले शब्द में चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल आदि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। क्रांतिकारी आंदोलन को जो आपने पढ़ा होगा तो ये नाम आया था। एक और जो वो बम फेंके थे क्या? भगत सिंह और केशव दत्त ने जो सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 कौन सा? सेंट्रल असेंबली बैठक हो रही थी केशव दत्त और भगत सिंह 8 अप्रैल 1929। और 1909 में जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। वो तो पिट्सबर्ग जो आप बोल रहे हैं, मुजफ्फरपुर की घटना जो पिट्सबर्ग की हत्या हुई थी, है ना? मदनलाल ढींगरा जो है, मदनलाल ढींगरा उसको दीजिएगा। जिनको फांसी दिया गया था मुजफ्फरपुर में। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि चीजें जो है, क्योंकि यहाँ इतिहास पढ़ाना नहीं चल रहा है, क्योंकि चीजों में जाने में क्या होता है, समय जो है बेकार होता है। क्योंकि हम टॉपिक से जो रिलेटेड है उसी पे चर्चा हम लोग करें, बाकी के प्रश्नों का बाद में। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट होता है। तो इसमें तो हमें नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्योंकि आसान, काफी आसान है, कठिन भी नहीं है कि किसी को दिक्कत हो इसमें। एक बार देख लीजिए। अरे पर कोई चाकी और साथ में और थे। इनको 11 अगस्त को फांसी दी गई थी। अब किताबें खोल करके सब देखिए, सारी चीजें अगर हम ही बताते चलेंगे तो हम ये कब कराएंगे। सबसे कम उम्र में फांसी उन्हीं को मतलब मिली थी, 18 वर्ष की इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल कई लोग ये सब मिल करके कहानी बनाया जा रहा होगा।
सब उस समय हमको बताया गया। खुदीराम बोस उन्होंने एक मजिस्ट्रेट पे जो है बम फेंका था। तो चलिए ठीक है, हम जो फेंका था मजिस्ट्रेट के कारण ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके अगले उसमें भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की प्रकार से आपने कहा पुनर्जागरण आपने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा और मॉडर्न इंडिया से स्वाभाविक जब उसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद ये सारे लोग जब थे तो उस समय रेनेसा और आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ा रेनेसा। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ों में तो उसी से संबंधित यहाँ आपका टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण है ना, उसमें इनका क्या योगदान, मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या क्या चीजें की है कि जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखा। तो पुनर्जागरण आप लोग पढ़ते भी आए हैं, तो पहले आप लोग कहें पुनर्जागरण क्या होता है? फिर से जीवित हो उठना, सब फिर से जीवित हो उठना, सब पुरानी धारणाओं से, अंधविश्वासों से। तो उस सारी चीजों को आपको उस समय जो है, तो यहाँ आपको पुनर्जागरण को परिभाषित नहीं करना है। पुनर्जागरण के विषय में उत्तर प्रदेश के क्या योगदान रहा, उसका क्या कारण रहा, क्या स्वरूप रहा, हमें इन सारी बिंदुओं पे देखना है ना। बाकी वो सारी चीज़ें जो इतिहास में आपने पढ़ा अच्छी बात है, वहाँ से आपको वही से तथ्य आएंगे, लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग होगा हमें केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ को ही देखना है। पूरे आंदोलन के या उस समय सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हो रहे थे उसमें हर क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में, कोलकाता में, तो उत्तर प्रदेश में, तो पहले का तात्पर्य हमें यहाँ नहीं, बिहार में पहले का मतलब ये है कि हमें केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना है। तो हमें उत्तर प्रदेश के ही बातों में क्या करना, उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में जितनी बातें हुई हैं उसी को हम जोड़ना है। बाकी क्या कहाँ हुआ है उससे हमें मतलब नहीं, कितना मतलब है कि उत्तर प्रदेश में क्या और किस कौन सा संगठन बना, उसका क्या प्रभाव रहा, क्या क्या चीजें उन लोगों ने की, इसके परिप्रेक्ष्य में देखना। तो 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण के स्वरूप इरेजर से हो ना, ऐड कर दीजिए सर, ऐड कर दीजिए, ऐड से वहाँ से इरेजर नहीं होगा। नहीं इरेज से हो जाना चाहिए, इरेज से ऐसे करेंगे सर तब भी मिट जाएगा। अच्छा ऐसे करेंगे तब भी, हाँ। अच्छा इंटरेस्टों से ऐसे करेंगे तब भी मिट जाएगा। तो अब ये देखना है, अच्छा हाथ से हो जा रहा है क्या? ऐसे करने से साइन मिल जाता है। आपकी बात करना चाहिए। तो 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश के पुनर्जागरण की तो बात पहले सुन लीजिए कि अब आप लोग सोचिए कि उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ के आए हैं, थोड़ा अपने भी दिमाग पे आप प्रेशर डालिए, नहीं होगा तो हमको बताएंगे, हमको आए ही इसलिए बताने के लिए। तो आप ये सोचिए उस समय के सामाजिक धार्मिक आंदोलन जब आप देख रहे थे तो उस समय सोचिए क्या क्या आंदोलन हो रहे थे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश से सोचिए। ऐसा निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कोई नया नाम, आप सभी लोग जानते हैं, बस याद आ रहा है या नहीं, बाकी इतना अंतर है, बाकी जानते हैं सभी लोग। अभी कोलकाता का जानते हैं कि दूसरी जगह का वो कोलकाता वो है आपके दिल्ली पश्चिम बंगाल की बातें हैं, महाराष्ट्र का जो आप स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो ये सारी चीजें हमें नहीं, बॉम्बे में, तो हमें इससे नहीं मतलब, हमें अपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना है। देवबंद हाँ सहारनपुर बिल्कुल सही है, देवबंद
बिल्कुल आप ही लोग बताएंगे। जो मैं पूछ रहा हूँ आप ही लोग 2-4 इसी में से निकलेगा इसी में से। किसी को कुछ याद आएगा, किसी को कुछ याद आएगा, याद आ जाएगा। तो लेकिन थोड़ा प्रेशर दीजिए अपने दिमाग को, थोड़ा दबाव दीजिए, सोचिए। न पढ़ के आए होते तो कहते नहीं, तुम पढ़ के आए हैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाई जा चुकी है, पढ़ाई जा चुकी है ना। नहीं आप नहीं है, लेकिन पढ़ाई जा चुकी है। अलीगढ़ वाला भी बहावी आंदोलन को ले सकते हैं। राधा स्वामी सत्संग जो है उसको भी उसको भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही जो 3-4 आपके हैं, यही 3-4 आपके उत्तर प्रदेश से जो महत्वपूर्ण, बाकी आपको छिटपुट या इनसे नहीं मतलब, जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, हम भी जिसका एक व्यापक स्वरूप पढ़ रहा, प्रकाश पढ़ रहा, उसी की केवल चर्चा करें, है ना, उन्हीं को। तो चलिए देख लीजिए, लिखाना पड़ेगा क्या चल जाएगा, लिखा दे। डाल लीजिए 19वीं सदी में डाला है ना, क्रांतिकारी का जो है शुरू, पुनर्जागरण का शुरू, पुनर्जागरण का शुरू। तो लिखिए 19वीं सदी, देखिए 19वीं सदी भारत में, 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक, आवाज अगर कहीं दिक्कत होगी तो दोबारा पूछ लीजिएगा, छूटे ना। लिख रहे हो तो ये नहीं कि जो मन में आ रहा है लिख ले रहे हो, अगर बगल से आप तो देख के लिख लीजिएगा, या ये कहेगा सर फिर से बोल दीजिए, है ना। जो लिखिए ठीक लिखिए, सही लिखिए। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी शिक्षा से, पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों ने हिंदू सामाजिक रचना धार्मिक रीत रिवाज, कमा लगा के लिखिएगा सर, रीत रिवाज व परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ किया, तर्क लॉजिकल, जिससे सामाजिक एवं धार्मिक, तर्क के बाद फिर से बोलो, तर्क के बाद कसौटी पर कसना आरंभ किया, जिससे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का जन्म। नीचे लिखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद, 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद
बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने औद्योगिक हितों एवं व्यापारिक लाभ को सीमित करने का प्रयास किया जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों को जन्म हुआ। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। अब यहाँ थोड़ा सुनिए, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी धर्म सुधार आंदोलन बिना सामाजिक सुधार के धर्म आंदोलन सफल। उस समय आप लोगों ने उस समय को याद करिए जब आपको रेनेसा पढ़ाया गया होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, और जो मॉडर्न इंडिया में आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाया गया रहा होगा, तो ये कहा होगा कि पुनर्जागरण के बिना, मतलब सामाजिक क्षेत्र में सुधार किए बिना धार्मिक आंदोलन में सुधार संभव नहीं है। अगर समाज में वो प्रथाएं जारी रहेंगी तो कैसे सुधार होगा? भाई सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, बाल हत्या है, शिशु हत्या है, ये सारी चीजें अगर रहेंगी, दास प्रथा, तो कैसे सुधार होगा? नारियों की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं थी, तो कैसे सुधार हो सकता है? उसमें परिवर्तन लाना होगा, और जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा? क्योंकि धर्म का कसाव भी क्या है, कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्रों से क्या था, जुड़ा हुआ था, और जब वो ढीला होगा, उसका कसाव कमजोर होगा, तो क्या होगा? एक आंदोलन के रूप में ही वो चीजें क्या हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं। क्योंकि एक जगह कहने के विशेष से या 2-4 लोगों के कहने से उस आंदोलन या उसमें सुधार संभव नहीं था। क्योंकि उस समय के समाज को आप इमेजिन करिए कि जिस समय की ये बात हो रही है 19वीं सदी, आज की बात मत करिए, आप 19वीं सदी को सोचिए कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, कि उस समय ऐसी चीजें क्यों आई। लोग अशिक्षित थे पहली बार, तो शिक्षा तो जानते हैं, अंधविश्वास, पाखंड और ये सब चीजें पर जन्म देती है। आज भी जो है ऐसा नहीं है कि जो शिक्षित है कि वो जो है चीज को नहीं मानते। अब इस चीज को जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। जागरूकता भी कम, लेकिन ये चीज जो एकदम सही है कि अशिक्षा जो है और अंधविश्वास जो है दोनों आपस में कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट है। अगर आप अशिक्षा की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें थी कि अशिक्षा शिक्षित होंगे तो स्वाभाविक है कि विकास की गति हर क्षेत्र में दिखेगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगी, लेकिन उसके साथ केवल हम ये कहते कि शिक्षा ही सारी चीज की अलग जगह ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा शिक्षा ही केवल, बस हाँ ये फैक्टर के रूप में वो है, लेकिन उसके पहले जब समाज शिक्षित नहीं है, जब शिक्षा का प्रसार नहीं है, जिन क्षेत्रों में लोग जान नहीं है, उन क्षेत्रों में आप कैसे करेंगे? वहां भी तो हो रहा है, चीजें वहां भी तो हो रही है, तो वहां कैसे होगा? वहां इन लोगों के द्वारा जा करके क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, सम्मेलन छोटे छोटे स्तरों पे 4 लोग मिल करके क्या कर रहे हैं? प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो शिक्षित हो केवल वही जो है इस चीजों को, ऐसा नहीं है। जो शिक्षित नहीं है वो भी इन चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेंगे, और ले रहे थे। उस समय के दौर को आप देखिए कि ऐसा नहीं कि शिक्षित वर्ग लीड कर रहा था, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पिछड़े हैं या जो शिक्षित नहीं है उनका योगदान हम नहीं कह सकते, उनका भी बराबर का ही योगदान है। बस ये है कि जहाँ जिस प्रकार से जो है प्रभाव पहुंचा, जिस प्रकार से विचारधारा गई, उस प्रकार से उसका क्या हुआ? प्रभाव दिखा। जैसे आज आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जहाँ विकास की गति क्या है, धीमे है। आदिवासी आंदोलन को आप जनजातीय आंदोलन जो कहते हो, वहाँ देखिए आज भी जो विकास की धारा, विकास की गति धीमी है।
वहाँ भी वो समाज की मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाए। तो जनरलाइज मत करिए, इन सारी चीज़ों को एक होलिस्टिक बृहद प्रदेश में देखिए, केवल एक पॉइंट विशेष पे सीमित नहीं होना। मेरे कहने को इतना आपने पूछा तो मैं बता रहा था। नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया। मैं आपको कहाँ कह रहा हूँ कि आपने पॉइंट्स बता सकता हूँ, ऐसा है। आपने ऐसा नहीं किया, आपने बताया ठीक है। चलिए अब आगे, मेरी बात खत्म हो गई, जो मैं बताना चाह रहा था लिखिए कि पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार एक क्वेश्चन है सर, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जैसे कि सर रीति रिवाज, ये दोनों डिफरेंस है। परंपरा रीति रिवाज तो क्या अंतर है सर इसमें? एक ही चीज है, रीति रिवाज की या परंपरा, वो सारी चीजें जो है आपकी एक ही है। ऐसा नहीं कि उससे अलग है, उससे अलग नहीं है, उसको आप अलग क्राइटेरिया में नहीं रख सकते, उसी में रखिए। ऐसा अंतर तो कुछ तो होगा, ये परंपरा और रीति रिवाज। देखिए परंपरा का मतलब कि जो हमारे घर में सदियों से जो चले आए उसे देखिए, परंपरा कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है जो चीजें हमारे आपके घर में हमारे पूर्वजों ने किया, उसका निर्वाह आज हम भी कर रहे हैं, तो क्या हो एक परंपरा हो गई। अब उसी को आप ये भी कैसे एक रीति रिवाज हो गए, है ना, कि एक रीतियां चली आ रही, पहले से चली आ रही, और उसी को आपने कह दिया परंपरा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई जो है, मान लीजिए कि कोई शुभ कार्य हो रहा है, या आपके घर में शादी ब्याह का आयोजन हो रहा है, घरों में होता है, सबके यहाँ होता है, तो उसमें देखिए आपके माता पिता के यहाँ क्या चीज़ें, जैसे कुछ जगह क्या होता है कि कुंडली मिलान करके की जाती है, कुछ जगह क्या होता है कुंडली नहीं मिलाती, कुछ जगह होती है हमारे यहाँ ये परंपरा होती है, लेकिन कुछ जगहों में क्या होती है ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं की जाती। तो इन चीज़ों को हमें इससे मतलब नहीं है, बस ये ओवरऑल मूल विधि क्या है कि हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं वो संपन्न हो रहे हैं। क्या विवाह ही तो हो रहा है, चाहे जिस रूप में आप करिए, चाहे मंदिर में करिए, चाहे 1 लाख आदमी के बीच में करिए, चाहे 10 लोगों के बीच में करिए, शादी तो लड़के और लड़की की ही तो होनी है, बात ये तो है। अब आप चाहे जिस रूप में करिए, चाहे उसको आप आज मॉडर्न के रूप में करिए जिस प्रकार से आज हो रहे हैं, चाहे कुछ समय पहले की परंपराओं में लेके करिए। पहले क्या होती थी कि बारात जाती थी तो 1 दिन रुकती थी, 1 दिन 2 दिन, तो तीसरे दिन बारात आती थी, लेकिन आप हर राती में जो है वापस हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब परिवर्तन हो रहा है, चीजें बदल रही, तो ये भी तो एक रीतियाँ ही है, ये भी तो एक परंपरा है, और इससे आप लोग चीज परिचित हो, सभी लोग जानते हैं। आपके यहाँ मानिए भागवत श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है, रामायण हो रहा है, पुत्रोत्सव पे माने पुत्र की जन्म होने पे हो रहा है, या उसके मुंडन संस्कार में हो रहा है, या जन्मदिन में, तो ये सारी चीजें क्या एक परंपरा ही तो है, एक हमारा जो है रीति ही तो है, उसी के तहत हम मना रहे हैं। देखिए आप उसमें मत जाइए, क्योंकि इसी में आता है ना। देखिए वो कर्मकांड अगर चीजें हो जाती है, कर्मकांड चलिए लिखिए, क्योंकि आप लोग डायवर्ट मत होइए, अपने बिंदु पे ही रहिए, है ना, क्योंकि चीजें छूट जाएंगी जो हम कराना चाह रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की पॉइंट आप पूछे वो इम्पोर्टेंट नहीं, जो परीक्षा की पॉइंट आप पूछे उस पर ज्यादा फोकस करिए। ये सारी चीजें बाद में भी जो है आप लोग खुद भी इतना जानते हैं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना समझदार है कि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते। चलिए लिखिए, उत्तर प्रदेश में भी पुनर्जागरण के निम्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खानी, जो आप अलीगढ़ की बात कर रहे थे, इससे बोलिए सर। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खानी मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सन 1863 ईस्वी में बुराइयों को 1863
ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। दास व्यवस्था, आगे दास व्यवस्था और पीरी मुरीदी। पीरी मुरीदी जब सूफी आंदोलन आप पढ़ रहे थे उस समय बताया गया होगा। नहीं जानता। अच्छा देखिए, पीरी मुरीदी प्रथा मुरीदी की प्रथा का उन्होंने विरोध किया। किसका सर? पीरी मुरीदी प्रथा का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध किया। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन नया एडिंग है उसी में। हाँ नहीं मिस्टर की छोड़ो, नाम हम बोल दे रहे हैं इसलिए कि जिससे समझो कि किसके संदर्भ में लिख रहे हैं, है ना? आंदोलन मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक कहाँ लगा के लिखेगा, नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से से 1866-67 ईस्वी में 1866-67 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर जनपद के देवबंद में था। यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे की स्थापना की गई। जहाँ कुरान व हदीस को आधार मानकर और हदीस को आधार मानकर शुद्ध इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। वहाबी आंदोलन वहाबी
आंदोलन 1830 से प्रारंभ होकर 1830 से प्रारंभ होकर 1860 ईस्वी तक चलता रहा। इस आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। यह आंदोलन भी एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था। एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था। राधा स्वामी सत्संग या राधा स्वामी मत, राधा स्वामी मत की स्थापना राधा स्वामी मत की स्थापना 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब ने आगरा में की। इस मत के अनुयायी हिंदू एवं सिख दोनों हैं और दोनों के हिंदू एवं सिख दोनों थे। इस मत में नकली गुरुओं और आडंबरों की आडंबरों की निंदा की गई है। नीचे पैराग्राफ लिखेगा स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट ने जुलाई 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। जिसे आगे चलकर 1916 आगे चलकर पंडित मदन मोहन मालवीय
पंडित मदन मोहन मालवीय को समर्पित कर दिया। इस कॉलेज की प्रेरणा से सन 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जैसा कि आपने पढ़ा था, जब प्री पढ़ाया जा रहा था तभी बताया गया था, जब प्री क्लास हो रही थी कि मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना। आगे लिखिए। इस प्रकार 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश के 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण के लिए सामाजिक, धार्मिक व नैतिक सुधार किए गए, जो आगे चलकर भारतीय समाज को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ, या भारतीय समाज को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ। ये आपका जो है पुनर्जागरण जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज है। अब आपका अगला जो है कि 1857 का विद्रोह भी हुआ और आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजें भी रही हैं। तो अब आपको केवल इतना ध्यान देना है, हम लिखाएंगे नहीं तो हम बस रेफरेंस दे दे, क्योंकि आप लोग जो है सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के आगे सारी चीज लिखा भी नहीं सकते। कारण क्या क्या थे 1857 के? 1857 की विद्रोह के कारण भी रहे होंगे ना, तो कौन से कारण? जो प्रशासनिक व्यवस्था सत्ता थी और जो उनकी जो राजनीति थी उस समय की तत्कालीन, जैसे आपके कारण हो जाएगा राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, आपका जो है प्रशासनिक कारण, जो प्रशासनिक गतिविधियां उस समय चल रही थी, क्या दोष थे, और तात्कालिक कारण में चर्बी वाले क्या थे। तो इन सारी चीजों ने क्या कर दिया, चिंगारी सुलभ रही थी और इसने क्या काम कर दिया, आग लगाने वाली तीली छुआने के लिए क्या थी, बस वही उतना क्या कर दिया काफी। और 1857 का विद्रोह क्या हो गया। तो चीजों को जो है बहुत इस रूप में आप समझिए कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं, अगर कोई भी समस्या हो रही है तो उस कारण का अगर निदान कर दिया जाए तो वो समस्या क्या हो गई, हुबहू खत्म हो गई। सामाजिक, आर्थिक, सब कारण। अब इसको आप पढ़ लेते जो हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि हमको दूसरा बताएंगे,
जो आप पढ़ के आए हैं वही बताएंगे, है ना। उस समय की आप ये जान सकते हैं कि डलहौजी की बेहतर नीति क्या थी, उस समय समाज में कुरीतियाँ क्या थी, उस समय वो क्या क्या चीज़ें कर रहे थे उस समय के गवर्नर, ये आप जान रहे हैं अच्छी तरह से। उस समय के समाज से कितना ज़्यादा वो अंदर जाके के क्या कर रहे थे। 1813 का चार्टर एक्ट यदि आपको याद होगा तो उस समय क्या चीज़ें हुई थी। सर 1813 में जो मिशनरी है उसको भारत में ज़्यादा दिया गया था, इस चीज़ के लिए, प्रचार के लिए, प्रचार के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए। और तो कहने का मतलब ये है कि उस समय परिस्थितियाँ क्या हो रही थी, बन रही थी। तो वो परिस्थितियाँ ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन में बन गई थी, परिस्थितियाँ धीरे धीरे बनती आ रही थी। और जब वो चीज़ें क्या हो गई कि अब सीमा से बाहर हो गई तो क्या हुआ, विद्रोह का रूप ले लिया। तो चीजें ऐसे नहीं कि एक कोई चीजें हो जा रही, ऐसा नहीं कि आप जो है पता चला कि पैदा हुए और आज इतने बड़े हो गए, क्रमिक रूप से हुआ। ऐसा नहीं हो गया कि आप अचानक जो आज इतने बड़े हो गए, या कोई जो है चीजें धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास नहीं कर सकता होती है। और वही चीजें आकर के क्या होता है, एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, जब एक एपेक्स की चोटी पे जो चीजें पहुंच जाती हैं तो फिर क्या होता है, उससे ऊपर जाना नहीं है, फिर क्या होगा, डिक्लाइन होगा, पतन होगा, धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि मौर्य में आपने देखा कि केंद्रीय प्रशासन, जिस प्रकार का केंद्रीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य में आपने पढ़ा, क्या वही साम्राज्य या उसी प्रकार का प्रशासन आगे भी आप देख रहे हैं? नहीं, क्योंकि केंद्रीयकरण का तत्व क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। क्षेत्रीय सत्ताएं क्या हो रही है, स्थापित हो रही है। क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना क्या हो रही है, प्रबल हो रही है। किस काल से क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना प्रबल हुई है, किस काल में आकर के क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना प्रबल हुई? यही सर मुगल काल के, ये हर्ष के बाद में जो है सर, हर्ष के जैसे काल की समाप्ति उसके बाद में, तभी सामंतवाद का उदय हुआ ना सर। सामंतवाद का उदय कहीं ना कहीं मतलब कि जो है वो सामंतवाद के बीच वही पड़े थे दिल्ली मेडविल में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर्ष के जो सिस्टम जो आपका था क्या वो दिल्ली मेडविल में आके पड़ा है? तेरी बच्चे संघर्ष हो रहा था तब भी तो सबने जिस तरह से जाके फिर से देखिएगा, मैं क्यों इंडिकेशन दे रहा हूँ, आप बताइए है ना, मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ कि जो सिस्टम वहाँ से नहीं शुरू हो रहा है, बहुत पहले से है, बता लीजिए उसकी एविडेंस भी मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहा है, हवा हवाई की बातें नहीं है, उसको आप इतिहास में देख लीजिएगा। किस काम से देखा, इतना समय नहीं है, उन्हें इतनी ज़्यादा समय दे रहा है कि वहाँ हम जो है इतिहास पढ़ाने लगे। किस काम से देखा सर? चलिए चलिए, अब आप लोग पानी वानी पी लीजिए, फिर हम लोग